अब्बास अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास मऊ से। अब्बास, स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर आपका। सबसे पहला सवाल बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही है कि आप मुख्तार अंसारी की अब राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। पिछली छड़ी पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपने लगातार चुनाव प्रचार किया, लगातार व्यस्त थे, हम कई बार आपसे संपर्क करने की कोशिश किए लेकिन आपका समय नहीं मिल पाया, आज मिला है। तो क्या लगता है आपको, इस बार आपको भाजपा से, क्या अशोक सिंह से टक्कर है, मुकाबला, उनसे कुछ चुनौती मिल रही है? भैया देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात ना किया जाए जी, क्योंकि यहाँ हमारा चुनाव तो डायरेक्ट देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया के बीच से हो रहा है। जी, तो अशोक सिंह जी से तो हमारी यहाँ कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि जनता इस बात पे नाराज बैठी है कि 5 साल की उत्तर प्रदेश के कार्यकाल बीत जाने के बाद भी एक भी ऐसा काम नहीं है जो सत्ता पक्ष लोग गिना सके कि उन्होंने किया, सिवाय इसके कि क्या क्या तोड़ा। तो विनाशकारी सरकार जो कि विकास के नाम पर आई थी, जनता उसको पहले तो नकार चुकी है। 6 चरणों का परिणाम आपके पास है, आज 7वां चरण भी आधा बीत चुका है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज चल रहा है और जहां जहां से हमारे लोगों से जहां जहां बात हो रही है, चाहे वो बनारस का क्षेत्र हो, चाहे वो चंदौली का क्षेत्र हो, आजमगढ़ का क्षेत्र हो, कहीं भी जहां भी बात हो रही है, सिरे से लोग यही बात कह रहे हैं कि ये चुनाव सीधे सीधे नफरत और मोहब्बत के बीच का चुनाव है और जनता नफरती ताकतों को हटा करके, संविधान विरोधी ताकत, लोकतंत्र का गला घोटने वाली ताकतों को हटा करके एक धर्मनिरपेक्ष सत्ता और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बदलाव लाना चाहती है और एक ऐसी सरकार की गठन करना चाहती है जहां पर न्याय की स्थापना हो और सबसे पहली चीज लोकतंत्र और संविधान हमारा मजबूती से खड़ा रहे। अब्बास, अगर मैं बात करूं मऊ सदर सीट की, जहां से आप चुनावी मैदान में है, इस सीट पर बुनकरों की समस्या बहुत है। हालांकि आपके पिताजी लगातार यहां से रहे, लेकिन बुनकर जो हैं वो कहते हैं हमको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। मैं देखिए, आप जिस कमरे से बैठ करके ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ फील्ड में हूँ और सिर्फ यहाँ अब्बास, अगर मैं आपको बता दूं तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो पूरी मऊ जिले से हुई है। मोहम्मदाबाद गोहना में मैं करीब 18 साल रहा हूँ। इसीलिए बड़ा क्लियर कर रहा हूँ जी कि बनारस बुनकरों का सबसे बड़ा क्षेत्र है और देश के प्रधानमंत्री की लोकसभा क्षेत्र है जी। क्या वहां पे बुनकर खुशहाल है? जी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज बुनकरों के साथ सबसे बड़ा जो नुकसान ये उनकी फ्लैट रेट की बिजली को खत्म करके जो सत्ता सरकार में बैठे लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचा और ना सोचते हुए उनके पेट पे लात मारा, उसकी वजह से बहुत परेशान है। उनकी लागत बढ़ गई है और सेलिंग प्राइस जो है उतनी की उतनी ही रह गई है। और इस पिछले कोरोना काल के 3 सालों में जब फुटफॉल बंद हो गया है तो देखिए, अब दुकानों से आकर के कोई सामान नहीं खरीद रहा है पिछले 3 सालों में, और जब कोई दुकानों से आके सामान नहीं खरीद रहा है तो जो सामान बिका करता था उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। तो इस वजह से बुनकर बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे बड़ी समस्या बुनकरों की बिजली की थी और पिछले 25 सालों में मऊ सदर विधानसभा छोड़िए, आसपास में जितने भी सब स्टेशन लगाए गए सारे के सारे मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब के ही आवेदन पर, चाहे सत्ता किसी की रही हो, लगाए गए हैं। जी नहीं तो अब्बास हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि तब फिर आपने डायरेक्ट समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं चुना जो आपने सुभाषपा को चुना? भाई, मैं आपको ये कहूंगा कि आपको शायद मालूम नहीं है कि ये गठबंधन की सीट है और पिछली बार ये सीट गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने सुभाषपा को दी थी। तो ये प्रश्न आपने देश के मुखिया से क्यों नहीं पूछा कि वो इस मऊ सदर सीट की, जो कि इतनी हॉट सीट है, जिसके ऊपर पूरे 5 साल का चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, उस सीट को क्यों नहीं खुद लड़ी थी? नहीं अब्बास, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर आपने समाजवादी पार्टी, ठीक है आपने समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया यह नहीं कह सकते थे सुभाषपा प्रमुख को कि यह सीट हमारे लिए आप छोड़ दीजिए और हम जो है वहां से अब्बास अंसारी को वहां से चुनावी मैदान में उतारेंगे? अब एक बात बताइए, सुभाषपा के प्रमुख और समाजवादी पार्टी के प्रमुख के बीच में क्या बातें हुई, क्या नहीं बातें हुई, क्या इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए मैं और आप अधिकृत हैं? नहीं देखिए, अधिकृत तो नहीं है, लेकिन मैं तो फिर हम इस पर कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आज चुनाव का दिन चल रहा है। नहीं, आज चुनाव का दिन चल रहा है। आप ये पूछिए कि जनता का कैसा मूड है, यहाँ चुनाव व्यवस्था कैसी चल रही है। उस पर हम आएंगे। तो आप उसी पर बात कीजिए ना, आप सिंबल पर बात मत कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां आरएलडी लड़ी है वहां आरएलडी का सिंबल है, जहां सुभाषपा लड़ी है वहां सुभाषपा का सिंबल है और जहां समाजवादी पार्टी लड़ी है वहां समाजवादी पार्टी का सिंबल है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं बनता है
क्यों अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने जिन सीटों को दिया है जी। तो उन सीटों को क्यों नहीं दिया है? हमारा उनसे गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन है साहब। जी। बगल में हमारे अच्छा, राष्ट्रीय आप- अध्यक्ष ओम अच्छा, प्रकाश बस राजभर आप भी उस लड़ रहे मुद्दे पर हैं हम और आते इस हैं। जी। मऊ की सीट पर 88,000 वोट भारतीय सोलदेव भारतीय समाज पार्टी पिछले चुनाव में पाई थी। जी। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है? तो इसलिए नहीं बिल्कुल मालूम है अब्बास। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप अगर मान लिया जाए चुनकर आते हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आप चुनकर आएंगे ही, तो क्या आप वहां के जो समस्या है उस पर आपका क्या रहेगा, क्या फोकस आप करेंगे, किस चीज आपकी प्राथमिकता में सबसे पहले क्या होगी? क्या आपने इस बात को माना कि मैं चुनकर आऊंगा? मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपने लाइव डिबेट में इस बात को माना कि मैं चुनकर आ रहा हूं। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया करूंगा और मऊ की आवाम की तरफ से भी मैं आपको शुक्रिया करूंगा। और दूसरी चीज की क्या करूंगा, देखिए सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 2 दिन पहले अखिलेश भैया जब आए थे और ओम प्रकाश चाचा, दोनों ने अपने मंचों से इस बात का ऐलान किया है कि यहाँ फ्लैट रेट की बिजली लागू कराई जाएगा। जो पहले पासबुक सिस्टम मिला करता था बिजली का, उसको कराया जाएगा। साथ ही में बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है जो उनके चीजें बिक नहीं रही हैं, उसके लिए भी एक बेहतर मार्केट बनाने का, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का एक्सप्रेसवे बना हुआ है, उसके आसपास में उसके अच्छे से काम करा जाएगा और इसके लिए पूरा समय है और ठीक से बैठ करके काम किया जाएगा। पार्टी ऑलरेडी मूड डिसाइड करके बैठी हुई है कि क्या क्या करना है और आप मैनिफेस्टो देखिएगा तो आपको उसमें सारा कुछ मिल भी जाएगा। अब्बास, अगर मैं बात करूं, आप बिल्कुल युवा हैं, अभी अगर युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लगातार आप खेल में भी सक्रिय रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप चुनकर अगर मऊ जिले से पहुंचते हैं तो खेल के क्षेत्र में भी मऊ के युवाओं को आगे लाने की जरूरत है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं? भैया सबसे पहले चीज तो आप मऊ के हैं तो आप जानते होंगे यहाँ 2 चीजें की बड़ी बुरी हाल है और पिछले 5 सालों में तो ये पूरे प्रदेश की बुरी हाल है। तो 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं मानता हूं कि अगर हम युवाओं को दे दें या किसी भी जगह को दे दें तो वो जगह अपने आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। एक है एजुकेशन सिस्टम और दूसरा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों में हमारा मऊ क्या पूरा उत्तर प्रदेश ही बहुत नीचे आ चुका है पिछले 3 सालों में, इसका परिणाम सबके पास है। इन 2 चीजों के ऊपर मेरी खास तौर पे मेरी तवज्जो रहेगी कि इन 2 चीजों को बेहतर किया जाए। उसके बाद हाँ तीसरा, क्योंकि मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं पहले भी यहाँ रहा हूं, तो मैंने यहाँ जो स्टेडियम है, जो ग्राउंड है, आजाद ग्राउंड है, जो फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पर मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारी चीजें कराई हैं। और अब सत्ता सरकार में होंगे, जब सत्ता में होता है आदमी तो आपके पास कई ऐसी चीजें होती है जिसको आप कर सकते हैं। तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारे यहाँ खेल के क्षेत्र में जो लड़के हैं जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, क्रिकेट के बहुत शौकीन है लड़के, फुटबॉल के तो बहुत ज्यादा शौकीन है, तो ये दोनों इवेंट्स के लिए बेहतर कोचेस, बेहतर फील्ड्स और फील्ड जो है उनको भी और अच्छे तरीके से बनवा करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार करके उसको बेहतर बनाया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चों को अलग अलग जिलों में बाहर ना जाना पड़े और यहीं रह करके अच्छी प्रैक्टिस करके इंडियन। अब्बास, एक सवाल जो है वो दर्शक जो है हमारे हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह आ पड़ी कि मुख्तार अंसारी को अब्बास से हमारा जो है वो संपर्क टूट गया है। तो अब्बास, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें आवाज आ रही है आपकी? जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, तो एक प्रश्न है दर्शकों के मन में, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में, मऊ की जनता के मन में, आखिर मुख्तार अंसारी जो लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आखिर क्या वजह आ पड़ी जो अब्बास को उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी? भैया ये प्रश्न आपको सत्ता से पूछना चाहिए जिसने पूरी अपनी ताकत लगाई कि किसी भी तरीके से विधायक जी पर्चा ना दाखिल कर पाए। देखिए हम जिस पार्टी से ये सीट मिली है उस पार्टी का निर्दल का दर्जा आता है और निर्दल दर्जा होने की वजह से हमें 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है एक पर्चा दाखिल करने के लिए, और हमें 4 सेट में पर्चा दाखिल करना था। मतलब 40 आदमी चाहिए थे, 4 अभिवक्ता चाहिए थे और उसके साथ 4 नोटरी अफसर चाहिए थे। 48 लोग बनते हैं जो जाते, मगर आज की डेट में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जेल में मुलाकात करनी बंद कर दिया है। और जब हमने कोर्ट से परमिशन ली उसके बाद हजरत अली की यौम पैदाइश आ गई और फिर रविदास जयंती आ गई। अब उसके बाद सिर्फ एक 17 तारीख का दिन बचा हुआ था। 17 तारीख के दिन में ये पॉसिबल नहीं था कि सुबह यहां से लोग जाते और वहां से उनसे या 48 लोग मिल भी पाते। ये भी आप जानते हैं कि सत्ता किस तरीके से गेम खेलती है और कहीं ऐसा ना हो जाता कि विधायक जी का पर्चा ही ना दाखिल होता। इसलिए मैंने पर्चा दाखिल कर दिया था और एट दी एंड हुआ यही कि विधायक जी का पर्चा नहीं दाखिल करने दिएगा। 48 लोगों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई और जिसकी वजह से आज मैं चुनाव मैदान में।
अब्बास एक सवाल मेरा युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ रहेगा कि अगर आवाम आप के बीच में मैं की खिदमत कर रहा था। जी अगर आपकी सरकार बनती है यूपी में तो आप भैया सरकार बन गई है नहीं, यूपी नहीं अभी तो 10 तारीख ये मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं, चलिए आप मान तो लिए कि इनडायरेक्ट नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा जो सवाल है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार के लिए, क्योंकि अभी हम इस पूरे कैंपेन में जो अभी तक चला 6 चरणों का जो 7वां चरण है, हर जगह से यही सूचनाएं आई कि लोग जो है वो रोजगार के मुद्दे पर युवा खास करके वोट कर रहे हैं। तो आपकी सरकार बनती है तो आप रोजगार के लिए क्या करेंगे? भर्ती नहीं निकली जी, पिछले 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं निकली। अखिलेश भी यहाँ भी आए थे तो उन्होंने मन से इस बात का ऐलान किया, ओम प्रकाश चाचा ने भी ऐलान किया है कि सारी पुरानी भर्तियों को बहाल किया जाएगा और नई भर्तियां निकाली जाएगी पुलिस में, आर्मी में, बाकी सारी चीजों में। तो जब वो निकल जाएगी तो मेरे ख्याल से साल का करीब करीब 2 से 2.5 लाख लोग तो उसी भर्तियों में चले जाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती का मामला है और भी कई सारी चीजें, इन सबको ओपन किया जाएगा। इस सरकार ने तो पिछले 5 सालों में एक भी नौकरी दी ही नहीं है। कितने न जाने कितने पद खाली पड़े, उन पदों को भरा जाएगा और नई नौकरियां भी निकाली जाएंगी। लेकिन सरकार तो सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडे का सरकार चली है। सरकार तो कह रहे हैं हम 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए। आप बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा करने वाली सरकार 4.5 लाख का ढिंडोरा पीट रही है और गिनती मांग लीजिएगा तो उसी में बताएंगे कि पकौड़ा तलना और ओपला बनाने वालों को भी कह देंगे कि हमने इनको काम दिया है। अरे इंजीनियर डॉक्टर को कह रहे थे कि आप पकौड़ा तलो, क्या बात कर रहे हैं, ये कैसा काम है? मतलब कुछ भी बोलेंगे। देखिए इसीलिए तो जनता ने नकारा है। आज क्या हाल हो गई है, 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन दिलवाकर लैपटॉप दे रहे हैं। आप सोचिए क्या परिस्थितियां हैं। हमारा देश जिसने दुनिया को आर्यभट्ट जैसा व्यक्ति दिया, जिसने शून्य बना दिया, जिसकी वजह से आज दुनिया में सारी गिनती चलती, उस देश का गृह मंत्री ऐसी बात करता है। देखिए उनके मुंह से निकला, भले सरस्वती माता जबान पे बैठती है तो इंसान सच बोलता है। अभी 1 हफ्ता पहले उनके मुंह से निकल गया 2070 में आऊंगा, तो जनता ने उनके मुंह से सच बोलवा दिया है कि 50 साल के लिए उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं और जनता ने उसका पूरा इंतजाम भी कर दिया है। और 54 सीटों पे चुनाव है और 1 या 2 सीट अगर कहीं बनारस में और जीत गई तो जीत गई, वरना तो मुझे लग नहीं रहा है कि इन 54 सीटों में से एक भी सीट पे कहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में भी है। अब्बास, अगर मैं मऊ की बात करूं तो मऊ की कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं, क्या आप उन समस्याओं पर काम करेंगे? बेशक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। स्थानीय समस्या सबसे, जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? अगर मऊ की बात होती है तो सबसे अधिक वहां के बस अड्डे की समस्या होती है। बस अड्डा छोटा सा है, शहर के बीच में है, गाजीपुर तिराहे पे जाम लग जाता है। क्या आप कोशिश करेंगे? भाई यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, देखिए सड़क की, बस अड्डे की, एजुकेशन सिस्टम की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की और सबसे बड़ी हेल्थ माफिया, ये 5 चीजें यहाँ पर है। एक समस्या और है शिक्षा की, क्योंकि लोगों को आजमगढ़ जाना पड़ता है असेंबली में या फिर बनारस बीएचयू जाना पड़ता है। मैंने इसीलिए आपसे कहा, आपने इसीलिए मैंने कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीजों पर काम होगा तो लोग अपने पैरों पे अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन 2 चीजों पे काम है। बाकी विकास कार्य है तो कई जगह पुल बनाने हैं जो जर्जर हालत में है, सड़कें बहुत खराब है, पिछले 5 साल में पैचिंग भी नहीं कराई गई है सड़कों की, तो उसको ठीक कराना है। कई सारी ऐसी छोटी बड़ी चीजें हैं, जरूरतें हैं। यहाँ पर इतना बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम में पिछले 5 साल में जो भी काम विधायक निधि से थोड़ा बहुत हमने देकर करवाया, मगर विधायक निधि से आप स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं बना सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी लाने के लिए काम करा जाएगा। सत्ता में बैठेंगे तो हम लोग बात करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और सभी डिपार्टमेंट के लोगों से और कोशिश किया जाएगा कि यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक किया जाए, एजुकेशन सिस्टम ठीक किया जाए। उसके बाद जो आपने बस अड्डे की बात किया उसको ठीक किया जाए, यहाँ रेलवे स्टेशन का मामला है उसको ठीक किया जाए। तो कुछ छोटे बड़े मामले हैं जिनको ठीक किया जाए। आज बिजली का मामला है, यहाँ अखिलेश जी की सरकार में एक करीब काफी बड़ा यहाँ पर 3 सब स्टेशन पास हुए थे। पूरी 5 साल की सरकार बीत गई, एक भी सब स्टेशन नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, क्यों सौतेला व्यवहार किया गया? मैं ये देखता हूं कि भाई सत्ता सरकार का तो काम होता है कि उनको सब कुछ करना चाहिए, मगर फिर भी यहाँ 3 के 3 पास किए हुए, पैसे अलॉट हुआ सब स्टेशन 5 साल की सरकार बीत गई, काम नहीं शुरू हुआ। तो इसको काम को दोबारा शुरू करा करके सब स्टेशन बन जाएगा। आप क्या मानते हैं कि सरकार जो है वो आपके सिर्फ जो समाजवादी पार्टी का जहां पर गढ़ रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खास करके मुख्यमंत्री ने वहां पर काम नहीं करवाया? नहीं, उत्तर प्रदेश में काम तो मेरे ख्याल से गोरखपुर में भी नहीं हुआ है। अगर गोरखपुर में काम हुआ होता और कानून व्यवस्था सही होती तो एक
एक बेचारा हमारा साथी भाई होटल में जाता रुकने के लिए और पुलिस उसको पीट के मार देती, ऐसी अनहोनी नहीं होती, क्योंकि ये तो जनरल डायर के जमाने में होता था कि किसी को पीट के मार दिया, किसी पे गाड़ी चढ़ा दिया, ये तो इस जमाने में हो रहा है। तो जनरल डायर या तो फिर से आ गए। लेकिन लगातार योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से कह रहे हैं कि देखो हमारी सभा में तो खड़े हैं, तो यानी कि माफियाओं का खात्मा किया जा रहा है। आप बताइए ना, ब्रजेश सिंह क्या संत हैं? दाऊद इब्राहिम देश के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवादी का दोस्त, उसका फाइली, उसके लिए हत्याएं करने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में उनकी गोद में पल रहा है। वो संत है। उसके भतीजे को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से चुनाव लड़ाया जा रहा है और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां प्रचार करने जा रहे हैं, उनके ऊपर 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। क्या वो संत है? ब्रजेश सिंह धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू से चुनाव लड़ रहा है, क्या वो संत है? अगर लिस्ट उठाइएगा तो 27% 403 में से ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर हीनियस क्रिमिनल केसेस हैं, हीनियस क्रिमिनल केसेस हैं बॉस। और वो लोग अगर देखिए अपना गिरेबान झांक ले, यहाँ जिसको प्रत्याशी को दिया है चुनाव, उसके ऊपर महिला उत्पीड़न का मुकदमा है और मेरे ख्याल से अभी तक वो उसमें फरार भी है, बेल भी नहीं हुई है उसमें और पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहे हैं। अब्बास, क्या आपको लगता है कि आपके पिता मुख्तार के साथ कुछ ज्यादती ज्यादा हुई है, उनको सुविधाएं नहीं दी गई हैं? जैसे कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी तो आपकी माताजी और आप खुद गए थे वहां मिलने। देखिए हमारे पिता, मैं व्यक्तिगत रूप पे आपसे नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पिता हैं, मैं उस टॉपिक पे आपसे नहीं बात करूंगा। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि एक निर्वाचित विधायक और एक बंदी जो कि जेल की सलाखों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी कि उनको एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, इज अ सीनियर सिटीजन, उसके बावजूद भी विधायक जी को सही फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं, तो ये कानून का उल्लंघन है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है। इसके ऊपर भी कार्रवाई और जांच कराई जाएगी। एक आखिरी सवाल अब्बास से आपसे ये लेंगे कि भाजपा के जो लोग हैं जो पहले 300 पार कर रहे थे सीटें, लेकिन अब केशव प्रसाद जो मुख्यमंत्री हैं वो कल पत्रकारों के साथ लखनऊ में बात कर रहे थे चाय पे, वो 255 पर आकर अटक गए, कह रहे हैं 250 प्लस कुछ सीटें आकर हम सरकार बनाएंगे। तो आपका क्या आंकड़ा है? अरे साहब 255 छोड़िए, अगर ये 55 भी जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। जनता ने सिरे से नकार दिया है। आपने देखा नहीं, वहां किसानों का गन्ना नहीं बिक रहा था तो किसानों ने गन्ने का इस्तेमाल दूसरी तरफ शुरू कर दिया था और ऐसा दूसरी तरफ शुरू किया कि लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। तो अब वो आवाजें आती थी कि कान लोगों के सुन हो जाते थे। भाजपा के नेताओं ने घरों से निकलना बंद कर दिया था पश्चिम में। जनता तैयार बैठी और ये तो पूर्वांचल है साहब, यहाँ तो अंग्रेजों की नहीं चली, यहाँ तो अंग्रेजों को उखाड़ करके फेंक दिया था। देश आजाद बाद में हुआ, पहले यहाँ हमारा बागी बलिया आजाद हो गया था। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों की नहीं चली तो उनकी विचारधारा में अपनी विचारधारा जोड़ के जो चले आए हैं आज इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए, उनकी कहां से चलने देंगे? तो अब्बास, अंग्रेजों की चमचों की पूर्वांचल की 54 सीटों में से कितनी सीटें दे रहे हैं आप सपा गठबंधन को? देखिए मैं इतना कहूंगा, शायद 1-2 सीट भाजपा जीत जाए बनारस में, क्योंकि मोदी जी ने दिलो जान लगा दिया है, 3 दिन पूरा दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री होने की उस पद की गरिमा को लोग मानते हैं, इसलिए उस पद को गरिमा को बचाने के लिए 1-2 सीट बनारस में दे देंगे। अब्बास ये तो ऐसा नहीं हो गया कि ये तो अखिलेश यादव वाली बात हो गई कि 403 में से 400 जीतेंगे? एक बात बताइए, जब 50 न जीतने वाला 300 कह सकता है, तो जो 300 जीत रहा है वो 400 क्यों नहीं कह सकता है? अब्बास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। पहला राजनीतिक सफर होगा आपका ये, अपने पिता की विरासत को संभालेंगे आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।